नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश विजय के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि 1707 के पश्चात जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो दूरस्थ जो राज्य थे मुगल राज्य के, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाते हैं। तत्कालीन जो राजनीतिक हालात थे दिल्ली दरबार के, उसका लाभ लेते हुए अवध, मैसूर और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण जो राज्य थे वो मुग़ल सत्ता से अपने आप को अलग कर लेता है। इसके अलावा जो अन्य स्वतंत्र राज्य थे, उसमें विशेषतः राजपूत जो थे, उन्होंने भी अपने आप को मुग़लों से अलग कर लिया था। इसके अतिरिक्त मैसूर, केरल इत्यादि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आए थे। जिन नवीन राज्यों की स्थापना हुई उनमें से सर्वप्रथम नाम मराठाओं का आता है। मराठाओं में विशेषतः शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठाओं ने मुग़लों को शिकस्त दी, उसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी शाहू जी और फिर बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव इत्यादि ने मराठा शक्ति को और प्रबल किया और उन्होंने पूरे भारत में एक अलग अपनी छाप स्थापित की। ये मराठाओं का ही सबसे अधिक प्रभुत्व रहा मुग़लों के पश्चात। मराठाओं के अतिरिक्त सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की रक्षा हेतु बीड़ा उठाया था। 1708 में जब बंदा बहादुर ने सिखों के नेतृत्व को संभाला तो उसने भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी और उन्होंने स्वयं ने जो कार्य किया, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो माना जाता है वह 12 मिसलों या संधियों का उनके द्वारा किया गया कार्य है। इनके पश्चात रणजीत सिंह जो है, उनका नाम भी बड़ा श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जैसे 1709 में लाहौर पर विजय, 1802 में अमृतसर पर विजय, इसके अलावा अंग्रेज़ों से अमृतसर की संधि, जिसके कारण वो बंद गए कि वो सतलज क्षेत्र से इधर टुवर्ड्स दिल्ली इधर आ नहीं सकते थे, यानी सतलज के बाउंड्री लाइन के रूप में मान लिया गया। इसके अलावा फिर इसके पश्चात इन्होंने, उनके उत्तराधिकारी ने कश्मीर इत्यादि पर अपना कब्जा स्थापित किया। तो इस तरह से ये भी एक सशक्त वंश था सिखों का, उसने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात रोहिला और बंगाश पठान जो थे, जो रोहिलखंड और में इत्यादियों में अपना छाप छोड़े हुए थे, इन्होंने भी महमूद खान के नेतृत्व में रोहिलखंड की एक स्थापना की, जो कुमाऊं और दक्षिण में गंगा के मध्य में स्थित था। बाद में अब यह साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तृत हो गया था। इसके अलावा जो विशेष चीज़ जो देखने को मिलती है वो है क्षेत्रीय राजतंत्रों की प्रकृति एवं सीमाएँ। अधिकांश ये देखा गया कि मुग़लों के पतन के पश्चात जो स्वायत्त राजनीतिक तंत्र का जो विकास हुआ वो क्षेत्रवार भिन्न भिन्न था, और इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों ने मुग़लों की सत्ता के साथ निरंतर गठजोड़ मौका अनुसार कभी बनाया तो कभी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से
जो स्वतंत्र क्षेत्रीय राज थे वो ज़रूरत के मुताबिक अपनी प्रशासनिक और सेना का गठन करते रहते थे, और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मूलतः मुगलों से प्रभावित थी। इसके अलावा जो 18वीं शताब्दी की जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं थी वो भी, उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये दो महासाम्राज्य मुगल और ब्रिटिश के बीच का समय था और इसे डार्क एज के रूप में विवेचित किया गया है, क्योंकि भारत आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। न ही यूरोप और अमेरिका इतना धनवान था कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में वे बन गए थे। मुगलों द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से क्षीण हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी। क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं की स्थापना और ब्रिटिश शक्ति का उदय समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। मुगलों से क्षेत्रीय और ब्रिटिश राजनीति तक परंपरा की निरंतरता, विशिष्टता और विलक्षणता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम और ग्राम समुदाय अभी भी आत्मनिर्भर थे और स्वशासित थे। ये किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए उनके ग्रामीणों का आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है, और यह स्वशासित और आत्मनिर्भर गांव से ही भारत की उन्नति देखी जा सकती है, और ये लगभग उनकी सभी ज़रूरतों को पूर्ति करती थी। इस कारण से इनका संबंध मात्र राज्य से भू राजस्व के भुगतान तक ही सीमित था। जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते तो ग्रामीण समुदाय पहले जैसे ही बने रहते। एशियाटिक समाजों में इस अपरिवर्तनीयता ने यूरोपीय परिवेशों का ध्यान खींचा। इन ग्रामीण समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता आर्थिक गतिहीनता भी जिम्मेदार थी। भारत में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया था और विश्वव्यापी बाजार का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ढाका, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर और गुजरात में सिल्क के कपड़े, कश्मीर, लाहौर, आगरा में उत्कृष्ट ऊनी शॉल और एवं कालीन, स्वर्ण चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि भारत में विदेशी दोनों बाजारों में पाए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि बाहर विदेशों में भारतीय उत्पादों की मांग जबरदस्त थी। बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी व्यापार पूंजीपति गठजोड़ को अस्तित्व में लाया गया। बैंकिंग व्यवस्था को विकसित किया गया। भारत में जगत सेठ, नगद सेठ और दक्षिण भारत में चेट्टी का उनके विस्तृत बैंकिंग समूहों के साथ उदय हुआ। हुंडी एवं अन्य बैंकिंग जो व्यवस्था थी उसका व्यापक प्रयोग वाणिज्य एवं व्यापार को तीव्रता प्रदान कर रहा था। तो इस प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी। शैक्षिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो परंपरागत शिक्षाएं दी जाती थी। पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः अभाव था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन की अपेक्षा की जाती थी। अधिक जोर साहित्य, विधि, धर्म का तर्क और दर्शन पर बल दिया जाता था। यदि वर्तमान जो अशांति जिस प्रकार से विश्व में देखने को मिलती है उस दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और आध्यात्म शास्त्र ने इस मानसिक शांति को हमेशा प्रोत्साहित किया है, और यही कारण रहा कि मतलब भारतीयों की जो आध्यात्म है उसको पूरे विश्व ने सराहा है, क्योंकि संसार का जो आने का जो हर व्यक्ति का जो लक्ष्य का निर्धारण है वो उसका जवाब भारतीय अध्यात्म और हमारा भारतीय दर्शन में बड़ा व्यापक रूप से दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा व्यापक रूप से दी जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी।
राजा, नवाब और धनी जमींदारों ने उच्च शिक्षा के संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया था। हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के बीच संस्कृत अधिगम पर आधारित थी, जबकि फारसी शिक्षा तत्कालीन समय की राजकीय भाषा पर आधारित होने के कारण हिंदू एवं मुसलमान दोनों के बीच लोकप्रिय थी। ये गौरतलब है कि 18वीं शताब्दी में साक्षरता का औसत बाद में ब्रिटिश शासन से बेहतर था। वारन हेस्टिंग ने 1813 में लिखा है कि सामान्य तौर पर भारतीय पढ़ने लिखने एवं गणित में यूरोप के किसी भी देश के आम लोगों की अपेक्षा बेहद प्रतिभा रखते हैं। हालांकि उच्च वर्ग की महिलाओं को छोड़कर महिलाओं में शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो घर एवं समाज में उन्हें आदर तो दिया जाता था, लेकिन समानता के दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत में अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था होने के कारण महिलाओं को बेहद न्यून व्यक्तिगतता हासिल थी। यानी कि इसमें कुछ उत्पाद हैं। अधिकांशतः महिला घर पर ही रहती थी या खेतों में या घर के बाहर के काम जो करते थे वो भी बड़ी सीमित लोगों में होता था। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों में महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा का प्रचलन था और ज़्यादातर बाल विवाह और बहु विवाह जैसे कुप्रथाएं महिलाओं की प्रगति को बाधित करती थी। हिंदू विधवा विवाह की स्थिति बेहद दयनीय थी और दहेज जैसी बुरी प्रथा विशेष रूप से बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप में थी। बस आज इतना ही करेंगे। कल फिर समय सीमा को देखते हुए कल अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपनी संपूर्ण बात PDF में अपलोड की है, जिस पुस्तक की सहायता से मैंने अपनी ये बात कही है मैं उसे आपके WhatsApp ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।